स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए या ऐसे जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों तक भी किसी ना किसी तरीके से ये आंसर्स पहुंच जाए। क्योंकि सीबीएसई ने अब की बार ये जो चेंजेस किए हैं ये बहुत ही अलग तरीके के हैं। आप लोग इसे अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपनी टीचर्स तक पहुंचाइए ताकि टीचर्स आगे उसे और बच्चों तक पहुंचाए। हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है आप तक ये वीडियोस पहुंचाने में, इसलिए आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट आज हम ले रहे हैं इसमें। सबसे पहले एमसीक्यू। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। पहले दिन वो पूरा दिन ये देखता रहा कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को किस तरीके से उड़ना सिखा रहे हैं, उनको उस आर्ट में परफेक्शन दिला रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि वेव्स को कैसे स्किम करना है और मछली पकड़ने के लिए डाइव कैसे करना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devoured it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसने देखा था कि उसके भाई ने जब पहली अपनी मछली पकड़ी और किस तरीके से वो उसे जल्दी जल्दी खा रहा था एक रॉक पर खड़े होकर, और उसके पेरेंट्स खुशी से उसके चारों तरफ घूम रहे थे और आवाजें निकाल रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और उसी सुबह उसकी पूरी फैमिली जो है वो सामने वाले प्लेट्यू पे चली गई थी और उसको उसकी कावर्डाइस के लिए ताने मार रही थी। कौन सी कावर्डाइस? कि वो उड़ नहीं पाया था उसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Based on the given sentence, pick the option that corresponds to what human parents would say while his parents circled around raising a proud cackle. वो कह रहे हैं कि जब उसके भाई ने अपनी पहली मछली पकड़ी और उसके पेरेंट्स उसके आसपास सर्कल में घूमते हुए दे वर रेजिंग अ प्राउड कैकल, जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे। ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पर ह्यूमंस होते और उनके बच्चे ने कोई चीज पहली बार हासिल की होती तो वो उसे क्या कहते? तो वो उसे कहते कि वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। क्वेश्चन 2 में आपको पूछा जा रहा है कि इन पिक्चर्स में से स्किम द वेव्स किसको कहा जाएगा? पहले में जो है बर्ड उसके अंदर सिर्फ खड़ा हुआ है, दूसरे में द डक इज स्विमिंग। तीसरा वाला देखिए, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि पानी को टच करके, छू के और फिर निकल जाना, ये कहलाता है स्किम द वेव्स। स्किम वर्ड हमारा आया है जैसे हम दूध या चाय के ऊपर से मलाई को बिल्कुल हल्का सा टच करते हुए उसको हटा देते हैं, या किसी भी लिक्विड के ऊपर की परत को हटा देना कहा जाता है स्किमिंग। तो उसी से ये बना है आपका फ्रेज स्किम द वेव्स, कि वेव्स को स्किम करते हुए निकल जाना। तो इसका हमारा जवाब होगा इमेज थर्ड, दैट इज सी। इमेजिन दैट द यंग गर्ल attended a workshop on inspiration and confidence building and received a couple of pieces of advice. मान लीजिए कि जो सी गर्ल है, क्योंकि वो एक डर की वजह से अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा था, तो उसके माँ बाप उसको एक वर्कशॉप अटेंड कराते हैं उसको इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप करने के लिए। तो उसको कुछ एडवाइस दी जाती हैं। इन चारों में से, नीचे दी गई में से आपको क्या लगता है कि कौन सी है जो इस केस के साथ रेलिवेंट होगी, सही जानी चाहिए? फर्स्ट है नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अपने आप को जानना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। सेकेंड वाला कह रहा है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो पहले पहुंच गया वो पहले पा जाता है। तो बी तो हमारा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। ये इसके साथ सही जा रहा है, क्योंकि उसको ये समझाया जाएगा कि तुम्हारे भाई बहन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता इतना, तुम्हें करना है। तो मैटर क्या करता है कि आप क्या कर रहे हो। एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। मतलब जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वह डर के परे है। इसलिए इसमें हमारा थर्ड और फोर्थ सही कॉम्बिनेशन है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा सी। Which of the following feelings did the young girl not feel according to the given context? नीचे दी गई फीलिंग्स में से कौन कौन सी उसने महसूस नहीं की जब उसने अपने भाई बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते देखा? फर्स्ट है सैड। सैड उसने फील किया था, लेकिन हमें बता रहे हैं कौन सी फीलिंग्स नहीं थी, तो इसलिए ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। इनकॉम्पिटेंट के बारे में कुछ बताया नहीं गया। एक्सक्लूडेड वो फील कर रहा था, तो जहां पर भी थर्ड आया है यानी कि सी को भी हमने हटा दिया।
4th अनग्रेटफुल नहीं था वो, इंस्पायर्ड भी नहीं था, 6th जेलस भी नहीं था, एंग्शियस वो था। तो यानी कि जहां पर 7th आएगा, बी को भी हमने हटा दिया, तो हमारे पास बचा इसका करेक्ट आंसर डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। डिवाउर, गजल, निबल। डिवाउर के साथ गजल का कॉम्बिनेशन बनाया है। डिवाउर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना और गजल उसी का सिनोनिम है। निबल, निबल कौन करता है? जो चिड़िया होती है वो ऐसे चोंच मार के धीरे धीरे खाती है। च्यू तो इंसान करते हैं। सैवियर होता है किसी चीज को स्वाद ले लेकर खाना। गल्प होता है बस लिया और गुटक गए। पेक, पेक का मतलब होता है चिड़िया की तरह एक एक दाना चुगना चोंच मार मार के। तो निबल के साथ आपका जा रहा है पेक। सेकेंड एमसीक्यू लेते हैं। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसको एक बार थोड़ा सा डिजीनेस हुई, यानी कि उसका सिर घूम गया, जैसे चक्कर आ गए उसको। फिर उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाना शुरू किया और एक दो बार के बाद ही वो सीधा ऊपर उड़ता जा रहा था, गा 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 गा। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और जब वो उड़कर ऊपर चला गया तो उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे उड़ती हुई चली गई, और क्योंकि माँ बड़ी है तो माँ के जो विंग्स हैं वो बहुत तेज आवाज कर रहे थे, क्योंकि वो तेजी से उड़ रही थी। He answered her with another scream. अपनी लैंग्वेज में माँ ने कुछ कहा, कुछ भाषा में खुशी अपनी जाहिर की, उसी तरीके से उसके बेटे ने भी खुशी अपनी जाहिर की कुछ बोलकर। Then his father flew over him screaming. फिर फादर भी चिल्लाता हुआ उनके पीछे पीछे उड़ गया। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने देखा कि उसके सभी भाई बहन भी उसके आसपास आ रहे हैं, खड़े होकर वो नाच रहे हैं, कभी नीचे घूम रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी डाइव कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. उस टाइम वो बिल्कुल भूल गया कि उसे तो उड़ना ही नहीं आता था, और अब वो डाइव भी कर सकता था, ऊंचा उड़ सकता था, कर्वेटिंग भी कर सकता था। वो बहुत खुशी से चिल्ला रहा था। क्वेश्चन फर्स्ट, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई द यंग गर्ल फेल्ट डिजी। डिजीनेस उसे क्यों हुई? क्योंकि वो पहली बार उड़ा था। तो ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए उसको डिजीनेस हुई थी। क्वेश्चन टू, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द गर्ल्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ये सारी की सारी सी गर्ल्स हैं, पूरी फैमिली, इनकी स्क्रीम्स को, इनके चिल्लाने को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्यों चिल्ला रहे थे वो? इलेशन, बहुत ज्यादा खुशी में। बिविल्डरमेंट, कंफ्यूज होने की वजह से। शॉक, दुख में। प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी इसलिए चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। नहीं, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि उनका एक बच्चा जो उड़ नहीं पा रहा था वो अब उड़ सकता है। तो इलेशन। The line, he completely forgot that he had not always been able to fly, implies, ये जो लाइन है क्या इंप्लाई करती है? ग्रेट कॉन्फिडेंस द यंग गर्ल हैड इन हिज स्किल्स, उसे अपने उसके कॉन्फिडेंस को बता रही है। नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग गर्ल, कि जो सी गर्ल्स हैं या इनफैक्ट कोई भी बर्ड्स हैं, कि वो नेचुरली उनके अंदर फ्लाइंग होती है। जैसे ह्यूमंस नेचुरली चलते हैं, ऐसे ही बर्ड्स नेचुरली फ्लाई करते हैं। Satisfaction and joy of flying together as a family, desire of the young girl to leave his fears behind. तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये जो लाइन की वो बिल्कुल भूल चुका था। ये क्या है कि नेचुरली जब वो फ्लाई कर पाया, इस लाइन को बताया जा रहा है। The extract refers to the many movement of the young girl's brothers and sisters. Choose the option that correctly sequence these movements. ऊपर पैराग्राफ में हमें उनकी मूवमेंट्स बताई गई थी कि वो कैसे खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो हमें, जैसे आप पैसेज में सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले कर्वेटिंग, देन बैंगिंग, देन सोरिंग एंड देन डाइविंग, ये चार इस सीक्वेंस में बताए गए थे। आंसर में इन सबको एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो कर्वेटिंग मतलब एक पैर पर कूदना या नाचना। बैंकिंग, पंखों को एक ही साइड टिल्ट करके उड़ना। सोरिंग, हवा में एकदम तेजी से ऊपर उड़ जाना। और डाइविंग की एकदम से नीचे छलांग लगाना। तो जब हम चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सीक्वेंस हमें बता रहा है। द यंग गर्ल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू विद डार्टिंग मूवमेंट्स। डार्टिंग और कर्वेटिंग का मतलब सेम है। tilted their wings मतलब banking, rose high means soaring and plunged headfirst यानी कि diving। तो इसका सही आंसर है सी। Which of the following mirrors the use of the literary device in shrieking shrilly? इसे देख के आप सभी लोगों को ये तो पता लग गया कि इसमें alliteration है, लेकिन
एग्जामिनर ने सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि जिनमें सब में ही एस का इलिट्रेशन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आएगा इसमें। श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग एक वर्ब है और श्रीली एडवर्ब है कि वो किस तरीके से चीख रहे थे, बहुत ही पैनी आवाज में चीख रहे थे। इसलिए हमें देखना होगा जो जहां भी वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हम चूज करेंगे। स्पार्कलिंग सागा, स्पार्कलिंग मतलब चमकता हुआ, सागा नाउन है तो ये रिजेक्ट हो गया। सिंगिंग सॉफ्ट, सॉफ्ट तरीके से गाते हुए, लेकिन ये अपने आप में ही इन्होंने गलत दिया हुआ है, सिंगिंग सॉफ्टली होता तो हम इसको चूज कर सकते थे। स्लिपरी स्लोपिली, स्लिपरी जो है वो एक वर्ब नहीं है। स्नीज साइलेंटली, स्नीज एक वर्ब है और साइलेंटली एक एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि जैसे कि यू शुड स्नीज साइलेंटली, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए अब हम 2 मार्कर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। डिस्क्राइब द यंग सी गर्ल्स इमोशंस व्हेन ही फ्लू ओवर द सी, जब पहली बार वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तो उसके अंदर कैसे इमोशंस थे। He was no longer afraid to fly, although he felt a bit dizzy initially. शुरुआत में उसको dizziness हुई. Soon he was soaring upwards and shouting with happiness after his successful first flight. Next question. The Oxford Dictionary defines hangry as bad-tempered or irritable as a result of hunger. Oxford Dictionary में hangry word को describe किया गया है कि जब आप चिड़चिड़े हो जाते हो भूख की वजह से. To what extent can the young seagull's motivation to fly be attributed to being hungry? आपको क्या लगता है कि भूखे होने की वजह से उसको मोटिवेशन मिली उड़ने की? इस चीज को आपको सपोर्ट करना है बुक अपने लेसन से एविडेंस लेते हुए। द सी गर्ल्स फैमिली लेफ्ट हिम अलोन एंड ही डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर द होल डे। उसकी फैमिली उसको वहां पर अकेला छोड़ गई थी और पूरा दिन, पिछले पूरे दिन से वो भूखा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भूख की वजह से ही उसने वो उड़ान भरी, क्योंकि जब आदमी बहुत ज्यादा भूखा हो जाता है तो वो सब चीजों को भूल जाता है। His hunger overpowered his fear. हंगर जो है उस पर हावी हो गई, डर के ऊपर भी। And that motivated him to dive towards his mother holding a fish in her beak. तो जब उसने देखा कि उसकी माँ वहां पर अपनी चोंच में मछली लेकर खड़ी हुई है, तो बस वो भूख से पागल होकर और उस तरफ झपट पड़ा और इस तरीके से अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी कर पाया। The young seagull was alone on his ledge. How far do you think this condition was by his choice? यंग सीगल जो है वो अपनी लेज पर, उस पहाड़ी पर अकेला था। आपको क्या लगता है कि ये उसने ही अपने लिए चूज किया था? कैसे? His parents cajoled him to take flight with them, but he could not muster up the courage and stayed there. उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा बहलाना फुसलाने की कोशिश की कि तुम हमारे साथ उड़ान भरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं बटोर पाया उड़ने की। जैसे कि कुछ बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम लेसन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताइए, तो इस लेसन में आप कैजोल्ड वर्ड यहाँ पर याद कर सकते हैं। कैजोल्ड का मतलब है कि बच्चे को डरा कर या किसी चीज का लालच देकर बहलाना फुसलाना, किसी काम के लिए उसको प्रेरित करना। And stayed there whereas his family members flew across the sea onto the plateau. तो वो जब हिम्मत नहीं जुटा पाया इसलिए वो वहीं पर ही पड़ा रह गया, जबकि उसकी फैमिली जो है वो उड़कर सामने वाले प्लेट्यू पर चली गई। If you were the family member of the young seagull, would you also decide not to go near him? Elaborate with reason. अगर आप भी उसके परिवार का हिस्सा होते तो क्या आप भी उसे इस तरीके से अकेले छोड़कर आ जाते? जो भी आपका आंसर है उसको आप अपना रीजन देकर सपोर्ट कीजिए। Sometimes the parents have to take tough decisions to let the children face the hardships of life. बहुत ही सख्त फैसला कई बार लेना पड़ता है पेरेंट्स को। बच्चे सोचते हैं कि मेरे माँ बाप कितने निर्दयी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे उन्हें सिखाने के लिए ही ऐसा बनते हैं। I would have definitely done the same because to overcome risk, one has to face risk. बिना उसको फेस किए आप उस पर जीत पा ही नहीं सकते। The loneliness and extreme hunger overpowered his fear and helped him to take the plunge. जब उसकी फैमिली ने उसको अकेले छोड़ा, तभी वो उससे उभर पाया डर से, तभी वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले पाया। सेकेंड क्वेश्चन, द यंग सी गर्ल फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज। जो यंग सी गर्ल था फेल्ड टू मस्टर अप करेज, यानी कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाया अपनी पहली छलांग लगाने के लिए, प्लंज के लिए। इन वॉट वे कैन द रेफरेंस टू द प्लंज हेयर बी बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल? एक्सप्लेन। यहाँ पर जो प्लंज वर्ड आ रहा है, प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन इसके यहाँ पर दो मीनिंग है। एक तो लिटरल यानी कि शाब्दिक तौर पर इसका क्या अर्थ है,
तो प्लंज का जो मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया, छलांग लगाना। मेटाफोरिकली भी इसका एक मतलब है, छलांग लगाना यानी कि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर देना। तो ये कह रहे हैं कि आप बताओ यहाँ पर कि ये लिटरली और मेटाफोरिकली किस तरीके से, दोनों तरीके से सूट कर रहा है यंग सीगल को। The literal meaning of plunge is a sudden jump. Metaphorically, plunge can be understood as diving deep into something new. So, this was applied to him correctly in both the senses. Literally, he had to dive from the hill cliff, and metaphorically, he dived into a new act of flying. The flight or flight response, that is to say and face a situation or run from it, is an automatic reaction to an event perceived as stressful or harmful. फ्लाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स, या फिर आप कहें कि किसी सिचुएशन को फेस करना या उससे भाग जाना, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जब आप किसी भी चीज को फेस करते हैं कि वो स्ट्रेसफुल होता है या हार्मफुल भी हो सकता है। हाउ वुड यू इवेल्युएट द यंग गर्ल्स रिस्पॉन्स टू फाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ द लेज? जब यंग गर्ल वहां से कूद गया और उड़ान भरी, उसके बीच, दोनों के बीच वाली जो सिचुएशन थी, उस टाइम पे उसके मन में किस तरीके की भावनाएं आ रही थी, कैसी फीलिंग्स आ रही थी। When he realized that he dived off the ledge, he was full of terror. वहां से कूदा एक बार तो डर से कि बस आज तो मर गया। His heart stopped breathing momentarily. थोड़ी सी देर के लिए तो दिल की धड़कनें रुक गई। But soon after he felt his wings opened outward. जब आदमी बिल्कुल एकदम मुसीबत में बस गिरने वाला होता है, उस टाइम पे वो प्रयत्न करता है। तो जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म है, तब उसने अपने विंग्स खोलने शुरू किए। He could feel the wind on the chest feathers. बर्ड्स जो है अपने चेस्ट फेदर्स की मदद से और आउटसाइड विंग्स की मदद से उड़ते हैं, तो उसको अपने चेस्ट फेदर्स पे हवा का प्रेशर महसूस हुआ। ही वॉज नो मोर फॉलिंग हेडवे डाउन द सी। जब उसके पंख खुल गए तो उसने ये पाया कि अब वो नीचे नहीं गिरा जा रहा था। एंड ही रियलाइज दैट ही कुड फ्लाई लाइक हिज फैमिली। और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ गया, अलग अलग तरीके की उसने उड़ान भरी और अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह वो भी उड़ रहा था। तो पहले जब तक डर का सामना नहीं किया जाता तब तक वो हार्मफुल लगता है, स्ट्रेसफुल लगता है, लेकिन उस पर आपको विजय पानी है तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। अब हमारे 5 मार्कर्स क्वेश्चंस आ गए हैं। The young seagull's parents wanted him to fly like his brothers and sister. How could the young seagull's newly flying siblings have motivated him? Write a brief conversation between them. अब आपको ये देखना है कि उसके भाई बहनों ने अभी अभी उड़ना सीखा है और वो अपने उस भाई को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं जो उड़ नहीं पा रहा। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन लिखनी, कुछ भी लिख दो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत भारी भरकम शब्द यूज करने हैं आपको, बस सिर्फ आपका आंसर लिखा हुआ दिखना चाहिए डायलॉग राइटिंग के तरीके से, कि किसने कौन सा डायलॉग बोला, इस तरीके से कोलन डाल के नाम लिखा, कोलन डाला और आगे सेंटेंस लिख दिया। सीगल कह रहा है आई कांट फ्लाई, आई विल फॉल डाउन इनटू द वाटर। मैं नहीं उड़ सकता, मैं पानी में गिर जाऊंगा। तो ब्रदर नंबर 1 कह रहा है इट्स सो इजी, जस्ट लुक एट मी एंड रिपीट द सेम वे। मुझे देखो और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। ब्रदर 2 कहता है कम रनिंग फ्रॉम दैट एंड देन डाइव, इट वुड बी इजी। वहां से भागते हुए आ और फिर कूद जा। तो सीगल कह रहा है आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट आई एम अनेबल टू डू। मैंने बहुत बार कर लिया लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तो सिस्टर कहती है होल्ड माई हैंड एंड वी विल टेक द प्लंज टुगेदर। भाई मेरा हाथ पकड़ो और चलो हम इकट्ठे कूदते हैं। तो ब्रदर 1 कह रहा है लेट्स ऑल होल्ड हैंड्स एंड फ्लाई टुगेदर। हम सब हाथ पकड़ के कूदते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा। तो सीगल कह रहा है नो आई कांट फ्लाई, क्योंकि उसके मन पर डर हावी है। तो बस ये हो गया। इसमें एक आध आपको और डायलॉग जोड़ना हो तो आप वो भी जोड़ सकते हैं। सेकंड, a noted author, Richard Bach, wrote, For most girls it was not flying that mattered but eating. किसी ऑथर ने कहा है कि ज्यादातर सी गर्ल्स के लिए उड़ना मैटर नहीं करता, खाना मैटर करता है। For this girl though it was not eating that mattered but flight. Evaluate this statement with respect to the young seagull. लेकिन इस सीगल के लिए जो कहानी में है, इसके लिए खाने से ज्यादा उड़ना मैटर करता था। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? Flying comes naturally in most of the birds. But here in this story, the seagull was reluctant to fly and remained hungry due to his fear. Normally सभी बर्ड्स को आराम से आ जाती है, एक आध बार गिरते पड़ते सीख जाते हैं उड़ना, लेकिन इस स्टोरी में ये बताया गया है कि ये जो सीगल था, he was reluctant to fly, तो उसकी वजह से वो भूखा भी रहा।
तो पहले वाली लाइन से तो हमें लगता है कि इस वाले सीगल के लिए जो है ईटिंग इतनी मैटर नहीं करती थी जितना उड़ना मैटर करता था, क्योंकि उड़ने के डर के चक्कर में उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन उसके बाद देखिए कि बाद में खाने के चक्कर में उसने उड़ना सीख लिया। तो लेटर ऑन हंगर overpowered the fear and motivated him to take his first flight. Thus, it can be said that the argument given in the question does not apply even to this seagull, as it was eating that mattered more for this seagull too. इस वाले सीगल के लिए भी ईटिंग ही ज्यादा मैटर करती थी, ज्यादा मायने रखती थी। Look at the image of Maslow's hierarchy of needs. Abraham Maslow devised a theory of motivation that shows the basic needs at the bottom and more advanced needs as you move up. वैसे ही आप लोगों को हो सकता है कि आगे 11th क्लास में आप कॉमर्स लेते हैं तो पढ़ाया जाएगा। वहां पर एक हायरार्की बनाई गई है, एक पिरामिड बनाया गया है, जिसमें कि सबसे नीचे हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, उसके बाद हमारी तरक्की करने की जो आवश्यकता होती है, उसके बाद और इस तरीके से ये बताया गया है। क्योंकि ये अब्राहम मास्लो ने दिया था, इसलिए इसको कहा जाता है अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। It includes a theory that fundamental needs must be met before an individual can be motivated to achieve higher order needs. तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी इंसान की जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद ही वो उससे ऊपर के बारे में सोचता है। बुनियादी जरूरतें क्या होती हैं? जैसे एक ह्यूमंस की बुनियादी जरूरतें क्या है? सबसे पहले पेट भरना, रहने को घर होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए, ये उसकी बुनियादी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। Where in this hierarchy of needs would you locate the young seagull's first flight justify your response? अब ये जो सीगल था, इसकी फर्स्ट फ्लाइट को आप कौन से वाले पर रखोगे? तो आंसर में आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने ऐसे लिखा है कि एज द जर्मन proverbs से वेट इज अ हार्ड वर्ड टू द हंग्री एंड अ हंग्री बेली हैज नो ईयर्स। कुछ दो इस तरीके की कहावतें यहाँ पर ऐड कर दी हैं कि एक भूखे इंसान से सब्र नहीं होता, और अ हंग्री बेली हैज नो ईयर्स, कि भूखा पेट जो है वो किसी की नहीं सुनता। The young girl's first flight would be located at the bottom of the pyramid under physiological needs. ये उसकी एक बेसिक नीड है। अगर किसी बर्ड को उड़ना नहीं आ रहा तो वो उसके बाद क्या करेगा? तो उसकी बेसिक नीड है, जब वो उड़ेगा तभी अपने लिए खाना इकट्ठा करेगा, और खाना तो सबकी ही बेसिक नीड है। A hungry living being cannot think of anything else except an eatable. It is evident from the story that anyone can put even his life to risk to satisfy the fire of stomach. Similarly, the seagull did not care about his life and forgot his fear while jumping off the ledge to take hold of the fish in her mother's beak to satisfy his hunger. तो हमने ये मास्लोज के हायरार्की में उसको कहाँ पर रखा? बेसिक नीड्स वाली कैटेगरी में। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, यहाँ पर हमने उसको रखा है। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। Look at the given image of different parenting styles and what they signify. Which of the given parenting styles would you attribute to the young seagull's parents? कुछ पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं। तो अथॉरिटेरियन कौन है? जो स्टर्न एंड पनिटिव है और डिमांडिंग भी है। इसी तरीके से परमिसिव, डज नॉट एनफोर्स लिमिट्स, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव। परमिसिव कौन सा? जो किसी भी तरीके की लिमिट्स अपने बच्चों पर नहीं लगाते हैं, और वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं पेरेंट्स, कि ठीक है बच्चा थोड़ा सा रोया और वो खुद ही ऐसे बिल्कुल पिघल जाते हैं कि अच्छा जो करना है करो। अनइन्वॉल्व्ड, जो स्टर्न एंड पनिटिव तो हैं बट डज नॉट एनफोर्स लिमिट्स, कि किसी तरीके की लिमिट नहीं लगा रहे लेकिन वो पनिशमेंट देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखकर हमें पता लगा कि उसके जो फादर थे उनको हम अनइन्वॉल्व कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ के साथ उसको पनिशमेंट देने के लिए वो नेक्स्ट प्लेट्यू पे चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई लिमिट नहीं लगाई। जो कुछ है वो माँ कर रही थी। तो माँ को हम अनइन्वॉल्व नहीं कहेंगे, परमिसिव भी नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में आपको डिसाइड करना है। देखिए बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अथॉरिटेरियन कौन होगा? जैसे कि हम जो तानाशाह टाइप के लोग होते हैं, हिटलर वगैरह, कि ये चीज नहीं की, चलो खटाक मार दिया, खत्म हो गया। और अथॉरिटेटिव होते हैं जिनमें थोड़ा सा सेंसिटिवनेस होती है। तो माँ ने उसको पनिशमेंट दी, अकेला छोड़कर वहां पर आ गई, लेकिन नेक्स्ट डे जब सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, केवल माँ ही थी जिसका ध्यान बच्चे की तरफ था, और उसने फिर से कुछ कोशिश की कि बच्चा मेरा भूखा है, मैं उसको खाना देकर आऊं। लेकिन जब वो खाना देने गई तो उसी टाइम उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया कि मैं अब इसको सिखा सकती हूँ, ये हाई टाइम है। After reading the story, his first flight, we can conclude that the father displayed an uninvolved parenting style as he was not much concerned about the child, while the mother can be termed as authoritative. On one side, she was adamant
ziddi about making his child learn the art of flying and removing his fear of flying. On the other side, the next day when the young seagull was looking for some food, the mother seemed worried about him. This is the main point. And took a fish in her beak to give to the young girl. But she knew that it was the right time to teach him, so instead of spoon feeding, she played a trick with him. अगर उस टाइम वो जाकर उसको खाना दे आती तो उसका डर नहीं निकलता। वो जान के कुछ डिस्टेंस पे वहां रुक गई कि वो खाने को देखकर भूख से पागल होकर जब कुछ ना कुछ करेगा और उड़ने की कोशिश करेगा। She halted just a few steps away from the seagull. The sight of food maddened the hungry. Mad होता है पागल और maddened उसको पागल कर दिया। The hungry seagull and he jumped towards her which worked like magic and he could take up his first step towards flying. तो ये हमारा हो गया। अब बहुत से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हम अपनी इंग्लिश राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो मैंने अपनी वेबसाइट पर भी आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है कि इंग्लिश राइटिंग आपको इम्प्रूव करनी है तो बहुत ही अच्छा फ्री टूल है ग्रामरली। इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है लेकिन आप लोग इसके फ्री टूल का फायदा लीजिए। आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, आप इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर डाउनलोड कीजिए और आपके लिखे हुए में जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उसको वो रेड कलर से अंडरलाइन कर देता है और जब आप उस पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो वहां पे वो आपको बताता है कि इसकी जगह क्या आना चाहिए। तो आप लोग अपनी गलती से खुद सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।